हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2023 में दिया हुआ केंद्रीय बजट 2023-24 एवं आर्थिक समीक्षा 2022-23। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे एक बार आप जरूर देखिए। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय बजट 2023-24। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला क्या है कि नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहत आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। कौन कौन 4 मौके? तो पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। और चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। 45,03,097 करोड़ का बजट पेश किया गया। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 26,32,281 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान क्या है? तो 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च होने वाला है 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च कितने होने वाला है? 10,0961 करोड़। और ये बजट कितने का है? 45,03,097 करोड़ का बजट है। आइए देखते हैं विभिन्न घाटा 2023-24 का बजट के अनुमान क्या क्या है, कौन कौन सी घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%। कुल कितना हो जाएगा? 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा क्या है? जीडीपी का 2.9%। कुल 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा? तो जीडीपी का 1.7%। कुल 4,99,867 करोड़ हो जाएगा। और ये प्राथमिक घाटा कितना होगा? जीडीपी का 2.3%। कुल 7,06,845 करोड़। राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नोट है कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितने? जीडीपी का 4.5% तक। कब तक? 2025-26 तक। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,116 करोड़ यानी 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस वर्ष सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब रुपया कहाँ से आता है, आइए देखते हैं। बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद कहाँ से है। तो उधार और अन्य देयता से कितना आता है? सबसे ज़्यादा 34%। माल और सेवा कर जीएसटी से कितना आता है? 17%। अगर निगम कर से बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स से, तो 15%। आयकर से, इनकम टैक्स से 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। सीमा शुल्क से 4%।
इतना रुपया आता है। और रुपया जाता कहाँ है, आइए देखते हैं। ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, वित्त आयोग का अन्य अंतरण 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा से में जाएगा 8%। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेगी। अब सप्तऋषि क्या है, 7 प्राथमिकताएं कौन कौन है? तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होना चाहिए, अब संरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं हैं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। आइए एक एक कर देखते हैं। प्राथमिकता में क्या है? समावेशी विकास। कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने से प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। 2200 करोड़ रुपये की लागत से, इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम का बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश में पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य होगा कि मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। कितने? 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी 2047 तक। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के यानी 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दूसरा प्राथमिकताएं क्या था कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना का केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि होगी, 69,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निधान, भारत की यह एक प्रकार की डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता 3 में क्या था? अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटन है, 2.40 लाख करोड़ रुपया। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ की स्थापना। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के
उपभोग में माध्यम होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का धनराशि उपलब्ध कराएगी। चौथा जो प्राथमिकता था वो था सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविधान निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविधागत विवादों को निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों को प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते को अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 3900 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया गया और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अब आइए प्राथमिकता 5वां क्या था, हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन की गति देने के लिए लाइव शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पार्श्व प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम परिणाम, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। किसके माध्यम से? अमृत धरोहर योजना से। छठा जो प्राथमिकता था वो था युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। अगर पर्यटन की बात करें तो चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशेष कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए
उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। और जो 7वां प्राथमिकताएं थी वो थी वित्तीय क्षेत्र की। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे कुल ऋण का कुशल प्रभाव संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों में त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य से 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का कुछ टू द पॉइंट देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपये मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियों बताई। क्या क्या बताया था कि 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण दिया गया। PM जन धन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। अगर व्यक्तिगत आयकर की बात करते हैं तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। वार्षिक आय की बात कर रहे हैं तो 0 से 3 लाख रुपये कर की दर रहेगा 0। 3 से अगर 6 लाख रुपये अगर वार्षिक है तो 5% लगेगा। 6 से 9 लाख रुपया है तो 10% लगेगा। 9 से 12 लाख रुपया तो 15%। 12 से 15 लाख 20%। और 15 लाख से ऊपर जितना भी कमाई है वार्षिक आय है तो 30% लगेगा। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगा। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च क्या होगा, टॉप 4 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, मनरेगा में 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान में 60,000 करोड़। बजट 23-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय परिवहन में 5,17,030 करोड़, रक्षा में 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास में 2,38,204 करोड़ और शिक्षा में 1,12,899 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च क्या होगा। रक्षा मंत्रालय पे 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वर के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया है। आइए कुछ नोट जान लेते हैं कि 1950 से 51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था।
1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। अब आइए जानते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। आइए देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 8.7%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% है। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान है जीडीपी में वृद्धि 7.0%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहेगा। 2023-24 में अनुमानित है जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि। अब आइए आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले अध्याय फर्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान। विभिन्न एजेंसियां एडीबी विकास दर 7%, मूडी 7%, फिंच 7%, वर्ल्ड बैंक 6.9% विकास दर बताया था, IMF 6.8, RBI 6.8, SBI 6.8, OECD 6.6 बताया। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 से स्रोत लिया गया है। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया है। क्रय शक्ति क्षमता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आइए अध्याय 2 देखते हैं कि भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 में राजकोषीय विकास राजस्व सुधार के बारे में है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों GST में दमदार वृद्धि संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह अप्रत्याशित वृद्धि दिखी है। आप देख सकते हैं 0 लाख इतना 1.24 लाख करोड़ 1.49 लाख करोड़ की तरह बढ़ा है औसत मासिक GST संग्रह। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP के अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। अध्याय 4 में था कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात GNPA घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन से अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अगर अध्याय 5 की बात करें तो कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 से बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने की बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो क्या निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्कों में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अध्याय 6 में था, टोटल 12 अध्याय है, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में GDP का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों को सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया।
आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि यूएनडीपी की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 19-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों को ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया गया है। अध्याय 6 में था जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने के लिए इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस की वार्षिक उत्सर्जन के लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। इस वन लाइनर के बाद MCQ भी देखेंगे 50, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर का कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया है। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, कितना 1024 मिलियन टन। उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें शामिल है। देश के 17वां टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। 674 एशियाई शेर है, 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अगला चैप्टर है 8वां, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्रों में सिर्फ 30% की वृद्धि देखी गई है। अब देख सकते हैं कि कृषि और संबंध के क्षेत्र में वृद्धि।
2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.8 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड किया जा गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना प्रारंभ किया गया था 1998 में। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले एक साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त से खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.3 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। ये सब जो डाटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय 8 देखते हैं, उद्योग अस्थायी विकास का। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत में कर दिया। भारत विश्व का सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति से 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 609 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी बना है। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले के उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 12 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र है। मेक इन इंडिया 2.0 जो है 27 क्षेत्रों के साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए पीएलआई योजना अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत
47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया है। अध्याय 10 में था सेवाएं शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 22-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। अब आइए अध्याय 11 देखते हैं, वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आश्वासन। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा। भारत में अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए गए। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादकों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई। अगस्त 2020 में कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष CAB GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2020 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है और कितना 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया दिसंबर 2022 के अंत तक। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें दीर्घकालिक ऋण 778.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आखिरी अध्याय 12 है, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये के 89,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 9 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपये का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 17.2 लाख GWH विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो है 11.7%। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग का सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया गया है, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई है। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई है।
नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिससे 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से है। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ता में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4%। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। जून 2020 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। अब आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या है। विभिन्न संघ के कुल प्रजनन दर NFHS 5 के अनुसार वर्ष 19-21 के लिए 2.0, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए 2.0, शिशु मृत्यु दर 35.2 और वर्ष 2020 के लिए 28, मातृ मृत्यु दर 97 है 2018 से 20 के लिए, नवजात मृत्यु दर 24.9 वर्ष 19-21 के लिए और वर्ष 2020 के लिए 20 है। 5 वर्ष से कम आयु की वर्ग की अगर देखा जाए तो 41.9 है और ये 32 है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल सितंबर से भारत में टॉप 3 निवेश करने वाला देश सिंगापुर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मॉरिशस, UAE। भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाला क्षेत्र कौन कौन था? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवाओं और व्यापार। और टॉप 3 निवेश करने वाला देश सिंगापुर, मॉरिशस और UAE।